अब देखो पुलमोनरी सर्कुलेशन जो होता है ना, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू पिक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको एक बात बताई थी, पुलमोनरी सर्कुलेशन का पाथवे क्या होता है? सबसे पहले तो इसका पाथवे ये होता है कि राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है ये। आप एक बार हार्ट के डायग्राम को देखो, डबल सर्कुलेशन, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका क्या था? राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट। यहाँ क्या थे आपके? लंग्स, और यहाँ क्या थे? बॉडी। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रही थी वो थी पुलमोनरी वेन, और यहाँ से जो ब्लड यहाँ तक लेके जा रही थी वो थी ऑर्टा। ठीक है, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ तक लेके जो जा रही थी वो क्या थी? वेना कावा। और उसके बाद यहाँ से ब्लड यहाँ तक लेके जाने वाली पुलमोनरी। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब उसके बाद देखो पुलमोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका जो ब्लड है ना वो यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू होता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड शुरू होगा, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी ब्लड कैसा रहता है? इम्प्योर, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहली बात आपको ये बात याद रखनी है कि पुलमोनरी सर्कुलेशन जो होता है ना, इसका पर्पस क्या होता है कि ये लंग्स के पास आपके ब्लड को लेके जाएगा, और वो ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वापस आएगा किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास। तो पुलमोनरी सर्कुलेशन का पर्पस क्या हुआ कि जो ब्लड आपका इम्प्योर है उसको प्योर करने के लिए किसके पास लेके जाना? लंग्स के पास लेके जाना। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले इसका पर्पस लिखा है पुलमोनरी सर्कुलेशन का, टू पिक ऑक्सीजन। कहाँ से पिक करनी है ऑक्सीजन? लंग्स के पास से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसका पाथवे क्या होता है, ये यहां से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू लंग्स में जाएगा? पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और नॉर्मली हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक एक्सेप्शन लिखवाया था कि पुलमोनरी आर्टरी जो होगी आपका वो कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारा ये जो पुलमोनरी सर्कुलेशन है ये हमारा शुरू हुआ राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से पुलमोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और लंग्स के पास ले गई, और लंग्स अब इस ब्लड में क्या ऐड कर देंगे? ऑक्सीजन। तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, यानी प्योर हो जाएगा ये ब्लड। उसके बाद लंग्स से वापस ये ब्लड सर्कुलेशन में जाना है, तो इसको लेकर के कौन जाएगा? पुलमोनरी वेन। और पुलमोनरी वेन का क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लेकर के जाना। तो ये ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा उसके बाद? लेफ्ट एट्रियम में। तो देखो हमने ये एक पाथवे लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ ब्लड, कहाँ गया? पुलमोनरी आर्टरी में, फिर उसके बाद कहाँ गया? लंग्स के पास, लंग्स ने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद पुलमोनरी वेन कहाँ लेकर के आ गई इसको? क्या ये बात समझने में आपको कोई दिक्कत आई? पुलमोनरी सर्कुलेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या पर्पस होता है इसका? ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो इसका क्या होता है? डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी अब आपको पता है कि अब आपका जो ब्लड है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, यानी प्योर ब्लड है। अब इस प्योर ब्लड को के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उस ऑक्सीजन को हमारे हर एक बॉडी के सेल्स तक, टिश्यूज तक और ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करने का काम है इस सिस्टमिक सर्कुलेशन का। तो ये सर्कुलेशन देखो कहाँ से शुरू होगा? ये सर्कुलेशन आपका देखो ये यहाँ पे एंड हुआ था लेफ्ट एट्रियम पे। तो जो हमारा अब ये देखो ये यहाँ एंड हुआ था, तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस प्योर ब्लड को कौन लेकर के जाएगी? ऑर्टा। कहाँ लेकर के जाएगी? बॉडी ऑर्गन्स तक। बॉडी ऑर्गन्स में जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा, और इसके साथ क्या जोड़ देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गन्स ने भाई ब्लड को क्या कर दिया? डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक ले जाने का काम कौन करती है? वेना कावा। तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ चला गया आपका? राइट एट्रियम में। तो अब देखो इसमें क्या बोला है? डिलीवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दूसरा इसका पाथवे देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, किसके पास गया?
ऑर्टा के पास, फिर किसके पास गया, बॉडी टिश्यूज के पास, फिर किसके पास गया, वेना कावा के पास, और लास्ट में इतने 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब इसमें ये जो एक पॉइंट और जो मैंने लिखा हुआ है ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये आप ध्यान से समझना। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि आपका ब्लड यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू होता है राइट एट्रियम से, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो, क्योंकि आपके जो क्या नाम है, हार्ट जब पंपिंग करता है ना ब्लड की, तो उस पंप ब्लड को एकदम से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। तो ज्यादा प्रेशर कहाँ, हाई प्रेशर कहाँ लगेगा आपका, पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी हार्ट ने तो एकदम से पंप किया, तो उसमें ऑलरेडी क्या है, प्रेशर है, तो हमारे जो पंपिंग सिस्टम है उसको प्रेशर कम लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका पुल्मोनरी सर्कुलेशन में कैसा प्रेशर होता है, हाई, और आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसा प्रेशर होता है, लो। अब ये दोनों सर्कुलेशन क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए सभी को। कोई पूछेगा कि इनका पाथवे क्या होता है, बता दोगे, पर्पस क्या होता है, बता दोगे। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट टाइम पे ये लिखा था रेप्टाइल्स, मैमल्स लिख लिए थे ना कि मैमल्स में कैसा होता है। आज मैं आपको बताऊंगी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में। देखो, अगर इसको लिखना है ना तो लिख सकते हो आप, बाद में लिख लेना। चलो, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में पहले कभी सुना है कि क्या होते हैं ये? देखो, अब ध्यान से सुनना, मैमल्स मैंने बता दिए। आज हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स है ना, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, जिनके पास क्या होती है, हमारे पास है बैकबोन, तो क्या हम ह्यूमन बींग्स वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे? अच्छा, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। आप मुझे एक बार बताओ, स्नेक जो होता है, सांप, उसके पास वर्टिब्रेट उनके पास बैकबोन होती है क्या? किसने कहा नहीं होती? होती है। आपने कभी सांप के कंकाल नहीं देखे क्या? मरा हुआ सांप जो होता है उसका बिल्कुल वैसा का वैसा वहीं कंकाल मिलता है, तो हड्डियां तो होती है उसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर, बैकबोन होती है। जिसने भी आपको ये बात बताई है ना कि सांप के अंदर हड्डियां नहीं होती, वो गलत है, सांप के अंदर हड्डियां होती है। तो जिन भी जानवरों के अंदर क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है, यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होती है, वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनके अंदर नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। समझ में आ गई बात? वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल करें तो ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गया, स्नेक आ गया, है ना, और जितने भी आप ये काऊ बफेलो देखते हो सब वर्टिब्रेट्स है। नॉन वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ सकता है आपके हिसाब से, जिनके पास बैकबोन नहीं होती? बताओ। हम्म, हाँ, राइट। एंट जो होती है ना, इनवर्टिब्रेट होती है, उसके पास कोई हड्डियां नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैमल्स। मैमल्स में मैंने कैसे बताया था, कैसे पहचान करोगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स मैमल्स हैं? क्योंकि उनके अंदर विविपेरिटी होती है, वो यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स जो किसी यंग वन को डायरेक्ट बर्थ दे सकते हैं, वो किसकी कैटेगरी में माने जाते हैं? मैमल्स। अच्छा, अब आज आप दो नए और ऐड कर लो, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है। कैसी होती है? फीचर्स लिख रहे हैं, ठीक है। इनकी स्किन होती है ड्राई, स्केली, ठीक है। और तीसरा इनका फीचर होता है कि ये जो अंडे देते हैं वो धरती पे देते हैं, एग ऑन, अंडे जो देते हैं ना वो धरती के ऊपर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, देखो एम्फी का जो वर्ड होता है ना, साइंस के अंदर एम्फी वर्ड के मतलब होता है डुओल। डुओल का मतलब होता है जिसके पास दो लाइफ है, डुअल लाइफ। एम्फीबियंस का मतलब है जो अपनी जिंदगी दो जगहों पे गुजार सकते हैं। अब एक बार बताओ, नॉर्मली आप धरती पे सरवाइव कर सकते हो, पानी में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस का मतलब होता है वे जानवर जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, सांस लेने की बात हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर है जो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनके जो एग हो, इनकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है, ठीक है।
और दूसरा जो इनकी एग्स जो ये रिलीज करते हैं ना, उनके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और नोटिस करना, मैं इसके एग्जांपल दूंगी रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स में आता है स्नेक, क्या आता है, और क्या आएंगे, एम्फीबियंस के एग्जांपल में आता है फ्रॉग, क्या आता है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल, ठीक है। और इसमें आती है लिजर्ड, छिपकली। अब आप है ना कंपैरिजन करके देखना, स्नेक जो होता है, पानी वाले स्नेक्स की बात नहीं कर रही, जनरल एक विदाउट एक्सेप्शन बात कर रहे हैं कि ड्राई, उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, स्केली होती है, एग जो है वो धरती पे देते हैं। दूसरा लिजर्ड जो आपने देखी होगी, उसकी स्किन भी ड्राई होती है, स्केली होती है, एग जो है वो पानी में नहीं देती, कभी भी धरती पे देती है, तो वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। एम्फीबियंस, फ्रॉग को देखा होगा, पानी में भी धरती पे भी रह लेता है, क्रोकोडाइल पानी में भी धरती पे भी रह लेता है, और टर्टल कछुआ जो होता है वो भी पानी में भी और धरती पे दोनों जगह रह लेता है। तो क्या आपको रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डिफरेंस समझ में आ गया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं और कौन से एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं? ठीक है। अब हमें बेसिकली बात ये करनी है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में सर्कुलेशन कैसा होता है, यानी इनके अंदर हार्ट का क्या सिस्टम होता है, कितने चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। आप एक बार इतना नोट कर लो रफ नोटबुक में एक बार। अभी लिखना जो मैं लिखवाऊंगी उसको। यू कैन राइट फ्रॉम हियर, यहां से लिखना है आपको नोट्स में। इन फिश टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, पहला फीचर तो इसका ये। ब्लड इज पंप्ड थ्रू द गिल्स, blood is pumped into the gills, from there it will get oxygenated and supplied directly to the rest of body. Blood goes only once through the heart during one cycle of circulation. Single circulation is present.
इतना लिख लिया सभी ने? क्या हो गया? अच्छा। ओके, इधर देखो, अब फिशेस के अंदर बात करते हैं। मैमल्स के अंदर हमने क्या बात करी थी, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मैमल्स के अंदर हमने देखा था कि डबल सर्कुलेशन होता है, और फिर डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। पुल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन, कैसे कैसे पाथवे होता है। अब उसके बाद हम फिशेज के ऊपर अगर बात करें ना, तो फिशेज के अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड है ना डबल सर्कुलेट नहीं करता, यानी उसके अंदर पुल्मोनरी सिस्टमिक वाला कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही बार ब्लड जाएगा। अब इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहीं से ही बात समझ जाने चाहिए, जहां हमारे अंदर जब 4 चैम्बर्ड हार्ट था, इसका मतलब क्या था, डबल सर्कुलेशन हो रहा था, और जहां चैम्बर्स ही दो हैं वहां पे सिंगल सर्कुलेशन ही होगा। तो फिशेज के अंदर ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द फिशेज, सॉरी चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द फिशेज। तो कितने चैम्बर बताओगे, 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो फिशेज के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ब्लड इज पंप्ड इनटू द गिल्स फ्रॉम देयर इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड, यानी कि आपको पता है कि फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर सांस लेने के लिए क्या होता है, और फिशेस के अंदर क्या होते हैं, गिल्स। तो क्या होता है, जैसे ही पानी के अंदर ऑक्सीजन, जो डिसोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है ना, घुली हुई ऑक्सीजन रहती है, वो जैसे ही फिशेस के अंदर जाती है और गिल्स के थ्रू पास आउट होती है, तो गिल्स उस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देते हैं, और ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट पूरी बॉडी में घूमता रहता है, यानी उसमें कोई सिस्टम नहीं है कि दोबारा जाएगा फिर पंप होगा फिर वेना कावा के पास जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसमें। सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, गिल्स से डायरेक्ट ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, जहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सिंपल मैकेनिज्म है। तो हमने लिखा है ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, तो इसी सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आपको फिशेज में 2 चीजें ध्यान रखी है, सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह। अब आपको लिखना है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। साथ के साथ लिख लेना। सबसे पहले तो जो आपके रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं ना, ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, और वर्टिब्रेट्स आपको पता ही है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होती है। अच्छा, मैमल्स का ब्लड कैसा था, वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे ना, मैंने लिखवाया था होम्योथर्मस। और ये वाले क्या हैं, रेप्टाइल्स, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को एक्टोथर्म भी बोलते हैं, इधर लिख लो कहीं पे, एक्टोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑफ एनवायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑफ एनवायरमेंट, टेम्परेचर
they have 3-chambered heart. Two atria and single ventricles are present in them. They possess double circulation. और एक नोट बना करके यहाँ लिखना, इम्पोर्टेंट। सॉरी अरे यार, अब देखो इधर, बाद में लिख लेना, एक बार देखो इधर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये एग्जांपल्स के साथ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें देखो, दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, यानी ये कैसे ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्टोथर्म्स। और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो एनवायरमेंट के साथ क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है ना, ये उसी तरीके से अपने ब्लड को रेगुलेट करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इनको हमारी तरह क्या एसी में बैठने की जरूरत नहीं है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट से क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसा एनवायरमेंट हो जाता है वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, ठीक है। तीसरी बात देखो, इनमें अलग ही होता है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट, ना 2 चैम्बर्ड ना 4 चैम्बर्ड, बीच का इन्होंने निकाल लिया कुछ। कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड। और 3 चैम्बर में से भी कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर होते हैं 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता था, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, इसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, ठीक है। इसीलिए इनमें भी क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है 1 मार्क्स के लिए। आप ध्यान रखना कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें, अभी मैंने लिखवाया कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3, बट हमें पता है कि रेप्टाइल्स में तो कौन भी आता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आता है। तो क्रोकोडाइल जो होता है ना, उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये एक्सेप्शन है, जैसे पुल्मोनरी आर्टरी और वेन का था ना, उसी तरीके से। तो ये बात आप याद रखना। तो सभी को अब ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा ये जो सर्कुलेशन वाला जो पार्ट था, जितने भी मैमल्स में हमने पढ़ा, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, ये हो जाता है खत्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।